गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह ज्योग्राफी के पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगा, जो कि 2024 के होंगे। 2024 जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2025 के हम वीडियो डाल चुके हैं या तो फिर आपका क्लास ले चुके हैं, तो वहां आप जाके देख सकते हैं 2025 के 25 से नीचे हम सीक्वेंस बढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी के 2024 के क्वेश्चन पेपर टोटल आपके कितने हैं? तो 2024 में भी वही वही दिए गए थे, मतलब 3 आवर्स टाइम दिए गए थे, 15 मिनट, 3 आवर्स 15 मिनट टाइम दिए गए थे, जिसमें से 30 इसमें तो टोटल 30 क्वेश्चन या तो 25 क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी में टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको बता दिया जाए तो फिर से हम एक बार बोलते हैं कि 70 नंबर का एग्जाम होते हैं, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम लिखने होते हैं, ठीक है, उस आधार पर होता है। तो 25 क्वेश्चन होते हैं और बाकी बाद जितने होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, आप इसको 15 क्वेश्चन हम देख सकते हैं ज्योग्राफी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पर। तो आप सभी अपने मन को कठोर और एकदम दिलचस्प कर ले, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं हम, मन फ्रेश चंगा लगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी थी। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? तो क्या विडाल विडाल लाप्लास ने लिखी? नहीं लिखी। या फ्रेडरिक रेटजल, ये भी नहीं लिखे। जीन ब्रूस, ये कौन है जीन ब्रूस? यहाँ पे अलाउद्दीन नहीं चल रहा है ना, तो जीन चल रहा है। हमबोल्ट ने लिखा? नहीं। तो फ्रेडरिक रेटजल, तो फ्रेडरिक रेटजल इसे क्या माने जाते हैं? तो आधुनिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। और उनके द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है कि 1000 में कितने व्यक्ति मर रहे हैं? एक वर्ष में 1000 में कितने व्यक्ति मर रहे हैं, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? अब अशोधित प्रजनन दर, या तो फिर शिशु मृत्यु दर, या तो फिर अशोधित मृत्यु दर, या तो जीवन प्रत्याशा। मर रहे हैं यानी कि इससे भी आपको क्वेश्चन क्या करना है? डिफेंड करना है कि चुन के अलग करना है। तो शिशु मृत्यु दर नहीं हो सकता है। क्या प्रजनन दर यानी कि जन्म करना, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन को हटाना भी ये होता है आपको। एक होता है अशोधित मृत्यु दर। यस, अशोधित मृत्यु दर आपका करेक्ट आंसर है। अशोधित मृत्यु दर यही होते हैं कि टोटल 1000 में कितने व्यक्ति मरे उनकी संख्या को। बल्कि शिशु दर एक होता है, ये भी शिशु दर होता है, इसको मत रख, ये नहीं है आंसर, लेकिन इसको याद रखना है शिशु मृत्यु दर। प्रत्येक 1000 बच्चे में जन्म लिए में से कितने बच्चे मरते हैं, तो वो हो जाता है शिशु मृत्यु दर। लेकिन प्रति 1000 व्यक्तियों में, प्रति 1000 जनसंख्या में कुल कितने व्यक्ति मरे, वो हो जाता है अशोधित मृत्यु दर। लेकिन जन्म लिए बच्चे में 1000 जन्म लिए बच्चे में कितने बच्चे मरे, वो हो जाता है शिशु मृत्यु दर। ये याद रखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में जाएगा, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो ऐसा क्षेत्र जहां पे भारी मात्रा में जनसंख्या है बहुत, जैसे कि भारत, तो वहां पे तो खुद के आजीविका के लिए ही कृषि की जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। जहां पे जनसंख्या अधिक हो वहां पे गहन निर्वाह कृषि किए जाएंगे, और जहां पे जनसंख्या कम हो वहां पे रोपण कृषि, व्यापारिक कृषि, विस्तृत कृषि, ऐसे कृषि किए जाते हैं। रोपण कृषि काफी लाभदायक कृषि होते हैं, बड़े एरिया में किया जाता है। अब देखा जाता है कि रोपण कृषि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि एक बहुत ही बड़े सेक्टर में किए जाते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े सेक्टर में किए जाते हैं। बहुत बड़ा खेत होता है जिसमें गन्ना गन्ना एक रोपण कृषि है। चावल, धान की खेती करते हैं, एक क्या है? रोपण कृषि है। ठीक है, पांचवा नंबर, सॉरी, चौथा नंबर में पहुंचे। चौथा नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सबसे सर्वोत्तम किस्म है? एंथ्रेसाइट, बी नंबर है बिटुमिनस, सी नंबर है लिग्नाइट, और डी नंबर है पीट। तो आप बोलेंगे सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और सबसे घटिया किस्म का है पीट। कैसे याद रखेंगे? सबसे अच्छा कोला एंथ्रेसाइट, एक्सलेंट, जो कि अच्छा होता है उन्हें एक्सलेंट दिया जाता है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है, और जो खराब होता है उसे पीटा जाता है, यानी कि पीट। ऐसे आपको याद रखने हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो पीट सबसे खराब होता है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। लेकिन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं? बिटुमिनस। सर्वाधिक किस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं भारत में? बिटुमिनस। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे खराब पीट।
क्वेश्चन में फंसाएगा। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो बिटुमिनस, ये याद रखना है, ठीक है। अब आता है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। एक होता है पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के किस देश में, तो अर्जेंटीना में। दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। एक होता है कंपास, वो भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कंपास के, कंपास को, और प से पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। कंपास दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। दक्षिण अमेरिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, उसमें कई देश आते हैं। उसी में अर्जेंटीना में या दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एक पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी घास के मैदान पाए जाते हैं, इसका नाम है, और एक पाया जाता ऑस्ट्रेलिया में हो गया। और एक पूछा जाता है कैंटीबरी। कैंटीबरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। कैंटीबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया का एक घास का मैदान पूछा जाता है, डाउन्स। डाउन्स सबसे फेमस है, डांस करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। और एक होता है कैंटीबरी, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे। और एक होता है वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के एक देश है दक्षिण अफ्रीका, सबसे निचला भाग में, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन है मेरे। यहाँ पे आप बहस सुनने नहीं आए हैं, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको याद करने हैं। ये बेटा क्या बोल दिए, एग्जाम सामने है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड में सामने है, इधर देखना है। तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा है। तो विनिर्माण की अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए, आपको क्वेश्चन पछाने के लिए दे दिया जाए। विनिर्माण, निर्माण करना, कहाँ निर्माण होगा, उद्योगों में। क्या छोटे उद्योग विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, आपका आंसर होगा हाँ हाँ, छोटे उद्योग तो सबसे छोटी इकाई है। गलत। क्या कुटीर उद्योग, राइट। कुटीर उद्योग छोटे उद्योग से भी छोटे होते हैं। कुटीर उद्योग कुटिया, झोपड़ी, अपने घरों में बनाने जाने वाले वस्तु का होता है उत्पादन, तो उसी के अंतर्गत आता है कुटीर उद्योग। चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, एक तरह से खिलौना बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये कौन सा उद्योग, कुटीर उद्योग। क्या छोटे पैमाने उद्योग में मोबाइल वोबाइल बनाना आ जाएगा, ठीक है, ये रखना है। तो छोटे उद्योग से भी छोटे कौन से उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, राइट। बड़े पैमाने के उद्योग बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, नन, ये तो बिल्कुल नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तु का उत्पादन, निर्वाह, निर्माण नहीं किया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि वैसे क्रियाकलाप जिसमें वस्तु का ना तो उत्पादन ना तो निर्माण किया जाता है। वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में, उसका निर्माण द्वितीय क्षेत्र में, परंतु ये दोनों किस क्रियाकलाप में नहीं किया जाता है, आप बोलेंगे तृतीय क्रियाकलाप। तीसरा क्रियाकलाप में वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि उसे सेवा दिए जाते हैं, सेवा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। पर्यटन क्या है, 2025 के भी क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे थे, पर्यटन के बारे में पूछा था। अभी भी देख रहे हैं पर्यटन पूछा है 2024 में। पर्यटन इज इम्पोर्टेंट यार। ये तो सब्जेक्टिव भी हो जाएंगे टू मार्क्स से, ये तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक नंबर, दो नंबर, आप 3 नंबर फिक्स रख दीजिए पर्यटन में। तो पर्यटन उदाहरण है प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय, क्या है, क्या है, क्या बोल सकते हैं, पर्यटन एक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यटन किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, राजमार्ग, NH 44, जिसका वर्तमान में नाम क्या है पता है, NH 7। ये कहां से कहां तक जाते हैं, NH 7, तो 44 भी दिया जा सकता है या NH 7 भी दिया जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। NH 7 जो होता है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, आपको याद हो जाए। हम इस तरह से अगर मैप में देखा जाए, तो ये मैप है, श्रीनगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे डायरेक्ट है दिल्ली, वाराणसी से एक होता है कन्याकुमारी तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाती है कौन सा ट्रेन, कौन सा ट्रेन, कौन सा मार्ग है, तो वो है NH 7, जिसका नाम NH 44 भी है, तो याद रखना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी ना जोड़ता है। सिलचर से पोरबंदर, ये कहाँ, सिलचर से दक्षिणी, सॉरी मतलब पश्चिम पूर्वी रेल मार्ग सिलचर से पोरबंदर तक जाते हैं, याद रखना है ये। और एक है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो NH 7 होता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ता है, स्वेज नहर, याद रखना है। बेटा स्वेज नहर हजारों टन के व्यापार होते हैं, ऊपर यूरोप अमेरिका यहाँ पे जाता है। स्वेज नगर भूमध्य सागर काला नगर सागर को जोड़ता है, नहीं जोड़ता है। काला सागर लाल सागर को बिल्कुल बिल्कुल नहीं जोड़ता है। अब ऑप्शन नंबर सी, तो कौन सा यहाँ पे चल रहा था कि भूमध्य सागर,
भूमध्य सागर एक क्या करता है कि काला सागर और लाल महासागर को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जो सुएज नहर को ऊपर में कौन सा है? सईद बंदरगाह और नीचे है सुएज बंदरगाह। तो ये आपको याद रखने हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा मिली? और पिछले बार 2025 में क्या हुआ था कि क्या वहां देखने को कौन सा क्वेश्चन था कि 1982 ईस्वी में रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई? 1982 ईस्वी में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया, यानी कि संचार चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% 10% है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? आपका आंसर होगा 1995। भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ था। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? सबसे प्राचीन शहर की बात कीजिए, पटना। पटना याद रखिए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से भी राजगिरी। राजगिरी से भी पीछे क्या था? क्या? गिरिव्रज। याद रखा है, पटना इतना पीछे वाले। अगला नंबर देखते हैं हम, 13वां। तो चाय उत्पादक प्रदेश है। चाय उत्पादक प्रदेश कौन से है? दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, ओल। ओल मार दे। दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग क्या है? एक प्रकार से चाय उत्पादक राज्य है। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किया जाता है। शुष्क कृषि मतलब सूखा हुआ भूमि में कैसा कृषि किया जाएगा? क्या यहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाएगा? नहीं। गन्ना का उत्पादन किया जाएगा? नहीं। बाजरा, हाँ, राजस्थान में तो बाजरा बहुत ज्यादा मिलते हैं, कहीं वहां का भूमि बहुत सूखा सूखा है, इस कारण से। धान नहीं। समझ आ गया? तो जूट की खेती कहाँ करते हैं? बाजरा की वैसी कृषि जहाँ भूमि सूखी हुई रहती है, वहां पे वैसा फसल को उत्पादन उत्पादन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहा जाता है, जहाँ की धरातल बहुत ही गर्म होती है। तो बाजरा का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो बाजरा का उत्पादन राजस्थान वाले क्षेत्रों में होता है। आंसर नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15वां है, देखने को लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल सांभर विकास परियोजना से संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन है कि जल सांभर विकास परियोजना संबंधित है। आपका क्वेश्चन मार्क आना है हरियाली ये परियोजना से संबंधित है। तो आपको इतना क्वेश्चन क्या अच्छे से समझ आ गया? ये थे आपके PYQ 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ 15-25 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आपको बाद में मिल जाएगा। आप सभी को किसी प्रकार के टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम आपके लिए उपस्थित हो चुके हैं आपके 12 क्लास की तैयारी करने के लिए। आप सबको आप हुंकार भरने की देरी बस। तो धन्यवाद, थैंक यू। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।